हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस का है और 9 नंबर यूनिट का टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं जिनको अपने पढ़ रहे हैं। प्रजामंडल, जनजातीय, ये आंदोलन अपने पढ़ चुके थे। अभी हम किसान आंदोलन के विषय में बात करेंगे। राजस्थान का एकीकरण अपने पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद में अपना ये एक और टॉपिक बचता है। उसके बाद में ये अपनी 9th यूनिट है जो कंप्लीट हो जाएगी। केवल इसमें से ये जो एक टॉपिक है अपना, इसे और 1885 से 1919 का जो अपना मैटर है उसको अपने बाद में देखेंगे, यानी सारा सिलेबस करने के बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने इसको शुरू किया तो फिर बाकी सारा रह जाएगा। पहले एक प्रकार से मोटे तौर पर हम सारे सिलेबस को समेट लें और फिर उसके बाद में इन दोनों टॉपिक को अपने इत्मीनान से देखेंगे। दोस्तों ये जो नए टॉपिक हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी इतिहास हो, यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न और यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से भी एक या दो प्रश्न, ये सारे यहाँ से डेफिनेट, ये छोटा मैटर है और लिमिटेड मैटर है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि इनमें से प्रश्न न पूछे, ऐसा होता नहीं है किसी भी एग्जाम के अंदर जहाँ पर ये सिलेबस में टॉपिक दे रखे हों। और अब तो आपका राजस्थान का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है, तो उम्मीद यही है कि यहाँ से आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिएगा शुरू करें आज के आंदोलन की, यानी किसान आंदोलन की। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन के क्या कारण थे। दोस्तों आंदोलन चाहे कोई भी हो, वहाँ कोई ना कोई समस्या है। तो किसानों की जो मुख्य समस्या रहती थी वो उस समय हुआ करती थी लाख बाग, या फिर उनके ऊपर जो देखिएगा जो जागीरदार थे उनके द्वारा अत्याचार किए जाते थे। क्योंकि अधिकतर जो उस समय राजस्थान की जो अपनी भूमि थी, काश्तकार भूमि थी, वो ज़्यादातर तो जागीरदार के पास में थी और कुछ हिस्सा जो था वो सीधे महाराजाओं के हिस्से में आता था। तो जागीरदार जो थे वो टैक्स बढ़ा देते थे, उन पर जुल्म भी किया करते थे, अत्याचार भी होते थे विरोध करने के कारण। तो ये घटनाएं उस समय चलती रहती थी, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया था। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये थी कि शासक वर्ग के ही रहन सहन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। उनका रहन सहन जो है परिवर्तित हुआ, जिसके कारण जो है उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स भी बढ़ा दिए। ऐशो आराम के जो भी उनके खर्चे होते थे वो उन्हीं से पूरे किए जाते थे। सामंतों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया था। एक प्रकार से सामंत भी उस समय के शासक वर्ग ही होते थे, क्योंकि सारा काम वही था। इसके अलावा जो लोग थे वो कृषि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे। सारे व्यवसाय जो डिपेंड किया करते थे वो सारे के सारे कृषि के ऊपर ही डिपेंड किया करते थे, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट। और जो जहाँ कृषि के ऊपर लोगों की निर्भरता थी, वहीं कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, जो फसलें थी, उनके मूल्यों में भी काफ़ी गिरावट आती जा रही थी। जो उनका उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था दोस्तों, जिसकी लड़ाई जो है वो किसान की हमेशा से रही है और आगे भी रहने वाली है दोस्तों। तो कृषि के उत्पादों का मूल्य उसको सही नहीं मिलता था, इस कारण से। इसके अलावा जो अभी हमने बात की थी, साथ ही साथ जो जागीरदार यानी शासक वर्ग था, उसका व्यवहार भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर, अमानवीय रहा करता था दोस्तों। और ये कुछ एक कारण थे जिसमें हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो उनका सबसे मुख्य या हम कहें प्रत्यक्ष कारण जो था वो लाग बाग होता था दोस्तों। सारी समस्याएं यहीं से प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर कुछ एक लाग बाग के विषय में अपनी बात कर लेते हैं, जो जरूरी है या फिर परीक्षा में पूछी जा सकती है। अखराई, ये एक प्रकार की लाग थी, यानी टैक्स था, जिसमें राजकोष में जमा जो राशि की जाती थी उसको भरने पर जो रसीद थी उसके ऊपर, यानी 1 रुपये पर 1 पैसा टैक्स लगाया जाता था। यानी जितने रुपए की रसीद कटी, यानी 100 रुपये की रसीद कटी, तो फिर उसमें 1 रुपये के ऊपर 1 पैसा टैक्स लगता था दोस्तों। इस प्रकार का ये टैक्स हुआ करता था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर देखिएगा खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाग किस लिए होता था दोस्तों? यदि गांव के पास में किसी सेना ने अपना पड़ाव डाला और उस पड़ाव डालने पर जो सेना है उसको भोजन भी तो चाहिए, और वो भोजन जो है वो गांव से वसूल किया जाता था, और वसूल करने के लिए जो लाग ली जाती थी उसे हम कहते थे खिचड़ी लाग। यानी एक लाइन में हम कहें तो गांव के पास में यदि कोई सेना पड़ाव डालती थी तो भोजन हेतु गांव से जो लाग वसूल की जाती थी उसे हम खिचड़ी लाग के नाम से जानते हैं। चूड़ा लाग, जब देखिए ठकुराइन जो थी कभी नया चूड़ा पहनती थी तो उस नए चूड़े का भी जो भार है वो इन्हीं पर लाद दिया जाता था, उसके रूप में टैक्स इन्हें देना पड़ता था।
कांसा, कांसा क्या होता था दोस्तों, जब किसी के यहाँ शादी विवाह है तो उसके अवसर पर ठिकाने को एक लाख दी जाती थी, टैक्स दिया जाता था। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कांसा क्या है, तो एक प्रकार की लाख बाग थी। खरड़ा, खरड़ा क्या होता था दोस्तों, श्रमजीवी जातियां जैसे कि मोची हो गया, कुम्हार हो गया, ये जो जातियां थी इनसे जो लाख वसूल की जाती थी, यानी श्रमजीवी जातियों से जो मेहनत करके पैसा कमाती हैं, जो अपनी शारीरिक मेहनत से पैसा कमाती थी, उनके ऊपर जो लाख लगती थी उसे हम खरड़ा लाख के नाम से जानते थे। कमठाला, कमठा का अर्थ देखिएगा मारवाड़ के अंदर होता है किसी कार्य को करना, यानी देखिए चिनाई का जो कार्य होता है उसके लिए हम अधिकतर कमठा शब्द का उपयोग किया करते हैं। कमठाने, इस प्रकार के शब्द का यूज हुआ करता है दोस्तों। तो जब भी गढ़ का निर्माण होता था या फिर उसकी मरम्मत करनी होती थी तो 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे, वो भी उनसे ही लिए जाते थे। ये भी लाख बाग थी। राम राम की लाख भी होती थी या मुजरा लाख भी अपने इसको कहते हैं। ये जो हुआ करता था प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये के हिसाब से जमा करवानी पड़ती थी। डाण, डाण क्या थे दोस्तों, जो भी आपका माल है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में यानी ट्रांसपोर्ट जब किया जाता था तो उस समय लिए जाते थे, उसे हम डाण के नाम से जानते थे। चमरी कर, चमरी कर क्या होता था दोस्तों, चमरी कर जो था या इसे न्योत चमरी भी कहते थे दोस्तों, लड़की के विवाह पर अदा की जाने वाली ये राशि हुआ करती थी। देखिएगा 5 रुपये तक हो जाती थी ये, तो ये भी एक मुश्किल भरा समय था, इतनी प्रकार की लाख होती थी। इसके अलावा देखिएगा पावना पावरा, ये भी होती थी दोस्तों, यानी जब जागीरदार के घर पे मेहमान आए, मेहमान आ गए हैं तो मेहमान जो भी खाएंगे पिएंगे, जो खर्चा लगेगा वो भी गांव वालों से ही वसूला जाता था। तो देख सकते हैं आप किस तरह के जुल्म उस समय हुआ करते थे। फिर देखिएगा बंदोलेरी लाख, बंदोलेरी लाख कौन सी होती थी, बंदोला देखिएगा आपको इस शब्द से समझ जाना चाहिए कि ये विवाह के अवसर पर निकाला जाता है, यानी जागीरदार के घर में कोई विवाह होता था तो विवाह होने पर गांवों से वसूल की जाने वाली जो लाख है उसे हम बंदोलेरी लाख के नाम से जानते थे। फिर देखिए सिंगोटी, सिंगोटी क्या होता था, मवेशियों का जब विक्रय होता था तो उस पर टैक्स लिया जाता था, जो मेले वगैरह लगते थे जहां पशु बिकते थे फिर उनके विक्रय पर जो टैक्स लगता था उसे सिंगोटी के नाम से जानते हैं। जाजम, जाजम देखिए कौन सा होता था, जब कभी भूमि का विक्रय हुआ तो भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला टैक्स कहलाता था। तो ये कुछ एक प्रकार के टैक्स थे। इसके अलावा 84 प्रकार की लाख बाग थी दोस्तों उस समय, सारी तो हमें याद नहीं करनी है, मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दी हैं, समय हो तो उनको देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो आपका, इसे हम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही लेकर के चलें, वही बातें करेंगे जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्य सारी बातें इसमें आ जाएंगी, अगर कुछ रहेगा तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, वहां पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये देख लेंगे तो फिर आपका कुछ भी रहने वाला नहीं होगा दोस्तों। वो भी अपने जल्दी ही शुरू करेंगे जैसे ही हमारी ये क्लासेस समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बढ़ते हैं किसान आंदोलन की तरफ और प्रमुख किसान आंदोलन को देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। हम इसे पहला सफल किसान आंदोलन कहते हैं, या पहले किसान आंदोलन की बात करें तो यही हमारे जहन में आता है। और देख सकते हैं काफी लंबा समय तक ये चला था, लगभग 44 ईयर्स तक ये चलने वाला आंदोलन था। कितना बड़ा आंदोलन था दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न आता भी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। कहाँ का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना हुआ करता था। कई बार इसका पुराना नाम भी पूछा गया है, तो इसका जो पुराना नाम है वो है विजयावली या फिर विजयावल्ली। कुछ भी आए इससे मिलता जुलता नाम होगा तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे दोस्तों। राणा सांगा ने दोस्तों अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। देखिए उन्होंने राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था, इसलिए उसको दिया गया था दोस्तों। कौन सा युद्ध लड़ा गया था आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, देखें आपको कितना याद है दोस्तों। तो अशोक परमार जो थे उनको ही ऊपरमाल की जागीर दी गई थी और उसका मुख्यालय हुआ करता था बिजोलिया। इसलिए इस ठिकाने के संस्थापक भी कौन माने जाते हैं? अशोक परमार को माना जाता है। बहुत बार तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, तो अशोक परमार को संस्थापक माना जाता है। और बिजोलिया देखिए क्या था, ऊपरमाल जो ठिकाना था उसका
मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? बिजोलिया में हुआ करता था दोस्तों। अब इसके बाद में देखिएगा बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है? तो भीलवाड़ा जिले में आपको बिजोलिया देखने को मिल जाएगा। बिजोलिया आंदोलन के कारण क्या थे? जैसे अभी हमने बात भी की है, तो मुख्य कारण जो है इनके लाग बाग ही रहेंगे, यानी 84 प्रकार की जो लाग बाग थी वो थी। भू राजस्व जो लिया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। इसके अलावा लाटा और कूंता, यानी ये भी भू राजस्व की एक प्रथा हुआ करती थी, परंपरा थी, जिसके अंदर खड़ी फसल को देख करके ही अनुमान टैक्स का लगा लिया जाता था दोस्तों। तो ये भी एक समस्या थी। इसके अलावा चमड़ी कर, जो अभी हमने देखा था, घर में किसी बच्ची की शादी है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। इसके अलावा तलवार बंधाई कर, इन सभी को अपने डिटेल में देखने वाले हैं। जब देखिएगा किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, पुत्र नहीं हो, और किसी अन्य को जब राजा बनाया जाता था या फिर उसको देखिए जागीरदार बनाया जाता था, तो फिर वो जो जागीरदार होता था उसे तलवार बंधाई के रूप में कुछ टैक्स उसको देना पड़ता था, और वो तलवार बंधाई कर जो है वो जनता से वसूल किया करता था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चमड़ी कर। ये मुख्य कारण भी अपने कह सकते हैं जिसके कारण जो है आंदोलन चला था। तो चमड़ी कर जो था वो कब लगाया गया? ये क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1930 में कृष्ण सिंह के द्वारा ये टैक्स लाया गया था दोस्तों। और कब लगाया जाता था? किसानों से उनकी लड़की की शादी पर लिया जाता था। 5 रुपये तक अपने कह सकते हैं दोस्तों इसको। अब आप देख सकते हैं उस समय कितना हुआ करता था। तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर कौन सा हुआ करता था दोस्तों? ये नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। जब कोई नया सामंत बनता था तब उसे राजा को देना पड़ता था, यानी ये सामंत से लिया जाने वाला कर था। 1906 में इस कर का भार पृथ्वी सिंह ने किस पर डाल दिया था? जनता पर डाल दिया था। अब हम बात कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की, कब शुरू हुआ और किस प्रकार से आता है। इसे हम 3 चरणों में बांट करके पढ़ते हैं पढ़ने की दृष्टि से। वैसे ये कोई चरण उस समय देखिएगा, एक तो ये भी याद रखिएगा, जब आंदोलन चल रहा था तो उन्हें ये नहीं पता था हम आंदोलन कर रहे हैं या फिर हम अभी आंदोलन के पहले चरण में हैं। ये तो हमने बांटा है उसको बाद में अध्ययन की दृष्टि से। तो प्रथम चरण जो है वो 1897 से 1914। 1894 में देखिए कृष्ण सिंह जो है वो नया जागीरदार बनता है। कब बना? 1894 में। कुछ एक सन है जो आपको याद रखने हैं, बाकी सारे याद रही आवश्यक नहीं है। हाँ, घटना की दृष्टि से कई बार वो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी पहले थी कौन सी बाद में थी, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए। समय जो था 1894 के बाद में थोड़ी समस्या ज़्यादा होती है, जब कृष्ण सिंह जो है वो नया जागीरदार बनता है और काफ़ी सारे नए टैक्स लगाता है। तो गिरधारीपुरा जो गांव है वहाँ पर गंगाराम धाकड़ के यहाँ देखिए मृत्यु भोज का अवसर था। उस समय धाकड़ किसान जो हैं, क्योंकि उस वहाँ पर धाकड़ किसान ज़्यादा थे, तो ये जो है उन्हीं के खिलाफ जो है सामंतों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का निश्चय करते हैं, और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत भी होती है दोस्तों। और यहाँ जो है मीटिंग होने के बाद में साधु सीताराम दास के कहने पर 2 व्यक्ति, एक नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल, इन दोनों को किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास भेजा जाता है। तो दोस्तों किसको भेजा गया? पहले चरण के अंदर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये जो 2 किसान थे, इनको किसानों की शिकायतों को लेकर के मेवाड़ महाराणा के पास भेजा गया कि इस प्रकार से सामंतों की हमें शिकायत है दोस्तों। लेकिन उसका कोई ज़्यादा हल तो नहीं निकलता है। मेवाड़ के महाराणा जो है मामले की जांच करने के लिए हामिद नामक एक अधिकारी को भेजते हैं, जिसका कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी इस पहले चरण में किसानों को कोई विशेष सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआत हो गई, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। उसके बाद में देखिएगा 1903 की अपने बात कर ही रहे हैं, कृष्ण राव ने क्या किया था? ऊपर माल की जनता पर चमड़ी कर लगा दिया। इस घटना के बाद में दोस्तों यहाँ तक कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसका कोई विशेष हल नहीं निकला था उस पहली मीटिंग का, लेकिन वहाँ से शुरुआत अपने कह सकते हैं। तो 1903 के अंदर एक बड़ी घटना है जिसमें हमने चमड़ी कर को अभी भी पढ़ा है, तो ये काफ़ी दुखदायी कर था। इससे जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इसी कारण बिचौलिया के किसानों ने इसका क्या किया? विरोध किया दोस्तों।
विरोध स्वरूप देखिए उन्होंने विवाह करना तक बंद कर दिया। इस प्रकार के निर्णय जो है उस समय किसानों के द्वारा लिए गए थे दोस्तों। अब इसके आगे चलें तो 1906 के अंदर क्या होता है, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन कृष्ण सिंह के कोई भी पुत्र नहीं था, वो निसंतान था, यानी पुत्र नहीं था उसके दोस्तों। तो इसलिए उसके एक नजदीकी रिश्तेदार को कामा भरतपुर से बुलाया जाता है और उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अब देखिए उत्तराधिकारी जब बनाया जाता है, पृथ्वी सिंह को बनाया जाता है, तो पृथ्वी सिंह जमींदार बनते ही जनता पर, अभी हमने बात भी की थी, तलवार बंधाई जो कर है वो लगा देता है। वो जो टैक्स है वो जनता से ही उसको लेना होता है। अब ये तलवार बंधाई जो है इसे हम उत्तराधिकारी कर या फिर अपमानित कर भी कहते हैं। ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क हो गया। जब देखिए हमने कहा भी कृष्ण सिंह के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसका नज़दीकी रिश्तेदार आता है और उसे जब गद्दी मिलती है तो फिर उसे कुछ ना कुछ राजा को टैक्स स्वरूप में देना पड़ता है, जिसे तलवार बंधाई अपने कहते हैं दोस्तों। या फिर हम यूँ कहें तलवार बंधाई एक प्रकार का जिसने ज़्यादा दिया उसको दे दिया जाता था। तो इस कर को उत्तराधिकारी कर या फिर अपमानित कर भी कहते हैं। ये भी जनता पर डाल दिया गया। अब देखिए जो बिजोलिया के किसान थे उन्होंने साधु सीताराम दास और फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का विरोध किया। किसान क्या कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, जो उन्होंने किया। यहाँ आप ये याद रखिएगा, पहले चरण में आपको साधु सीताराम दास जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। सन 1913 में ऊपर माल की भूमि को पड़त रखा जाता है दोस्तों। क्या किया गया, पड़त रखा गया और ठिकाने की भूमि का कर अदा नहीं किया गया। विरोध स्वरूप उन्होंने ऐसा किया। क्या किया दोस्तों, किसानों ने तलवार बंधाई का विरोध किया और 1913 में ऊपर माल की भूमि को पड़त रखा, यानी और साथ ही साथ ठिकाने को भूमि का कर भी नहीं दिया दोस्तों। 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका एक नाबालिग पुत्र है केसरी सिंह, जो ऊपर माल का जागीरदार बनता है। कौन बनता है दोस्तों, ऊपर माल का जागीरदार बनता है केसरी सिंह। अब देखिएगा दोस्तों, अब जो शुरुआत होती है वो दूसरे चरण की होती है, उसके बाद में जो हमारा 1914 से 1923 तक का है। अब यहाँ देखिएगा क्या होता है, आंदोलन में प्रवेश होता है विजय सिंह पथिक का। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है भूप सिंह था। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में विजय सिंह पथिक से संबंधित बहुत सारी बातें आ रही होंगी। हम उनका भी अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वहाँ उसको अपने अच्छे से देख लेंगे। यहाँ हम केवल आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के विषय में ही बात कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। यहाँ से 1916 में प्रवेश होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। इसी चरण में देखिए विजय सिंह भी आते हैं और माणिक्यलाल वर्मा भी आते हैं। दोनों इस चरण के मुख्य नेता रहते हैं। अब देखिए विजय सिंह ने जो पहला कार्य किया 1917 की बात है। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है बेरीसाल में। यहाँ से जो प्रश्न आपका बनता है, एक तो ये बनता है कि ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1917 में किया गया था। कौन सा दिन था, हरियाली अमावस्या का दिन था। कहाँ पर किया गया था, बेरीसाल गांव में किया गया था। ये दोनों तीनों बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं, पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और इस पंच बोर्ड का यानी पंचायत का जो पहला सरपंच है वो बनाया जाता है मन्ना पटेल को, या फिर अगर आपको लिखा हुआ मिले कि पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया तो वो भी मन्ना पटेल है। एक ही आंसर है दोस्तों, हमें चिंता करने की बात नहीं है। 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। 1916 में है दोस्तों, ये 1917 है, ये 1916 है। किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1918 में यहाँ के किसानों ने इन्हीं के कहने पर जो है वो कर देना बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब किया दोस्तों, 1918 में। अब दोस्तों यही चलेगा, विशेषतः असहयोग आंदोलन और टैक्स नहीं देना। इसी आंदोलन में वर्मा जी ने गीत भी लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा की अपनी बात कर रहे हैं, पंछीड़ा गीत, ये आपको याद रखना है। कौन सा गीत लिखा दोस्तों, पंछीड़ा गीत लिखा। और इनकी कविताएं किनकी, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार की कविताएं भी उस समय गूंजने लगी थी, जिससे आंदोलनकारियों को एक नया जोश, नया उत्साह मिलता था दोस्तों। 1918 में जब ये काफ़ी चर्चे में आता है दोस्तों, तो गांधी जी जो है वो विजय सिंह पथिक को अपने पास बुलाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी लेने के लिए। जबकि कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन बुलाया गया था, तो उस समय जो है गांधी जी विजय सिंह पथिक को वहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी के लिए बुलाते हैं कि किस प्रकार से वो आंदोलन चल रहा है।
तो आगे जो होता है इसमें विचार विमर्श होता है जो विजय सिंह पथिक के बाद में, और सत्यता की जांच करने के लिए गांधी जी जो है अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन है, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इनके प्रयासों के बाद में 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। ये याद रखनी है दोस्तों, ये प्रश्न आपके इसी तरह के बनते हैं। दोस्तों कहानियाँ बहुत सारी है, अपने पूरे दिन इसकी कहानियों को सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहानी सुनने में अच्छी लगती है, प्रश्न नहीं आते हैं। हिस्ट्री आपका फैक्चुअल है, आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। लास्ट एंड फाइनल बात आकर के यहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य के आयोग का गठन किया गया था। हालांकि कहानियों से हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन अभी जो हमारा समय है वो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन में कहानियों को सुन करके बैठे। आपकी पुस्तक में भी होंगी, आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट बातों के विषय में बात कर रहे हैं। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसने सिफारिश की और किसान कार्यकर्ताओं को जेल से छोड़ दिया गया और आवश्यक लाग बाग कर और बेगार प्रथा बंद कर दी गई। दोस्तों ये इनका पहला हम देखिए विजय कह सकते हैं या पहला एक बड़ा प्रभाव कह सकते हैं। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिश पर ही क्या होता है, किसान कार्यकर्ता जो थे जिनको जेलों में बंद कर दिया गया था राजद्रोह के कारण, उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और आवश्यक लाग बाग जो है उसे कम कर दिया जाता है और बेगार प्रथा जिसके विरुद्ध आंदोलन था वो भी बंद कर दी जाती है। लेकिन मेवाड़ सरकार जो है इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है। ये तो कहा है दोस्तों, किसने कहा है, आयोग ने, लेकिन मेवाड़ सरकार जो है इस पर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेती है। अब देखिए हुआ क्या कि बिजोलिया आंदोलन चल रहा था और धीरे धीरे देखिए आंदोलन कभी एक स्थान पे होता है तो धीरे धीरे वो सीमावर्ती राज्यों में आता है, फिर धीरे धीरे वो फैलता है। दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता है कि एक जगह आंदोलन हो और फिर वो एकदम से सारे राज्य में या सारे देश में फैल जाए दोस्तों। तो यहाँ पर यही जब इसको सरकार को पता चलता है कि बिजोलिया आंदोलन का असर मेवाड़ के अन्य किसानों और सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ रहा है, तो भारत सरकार थोड़ी सी भयभीत हो जाती है और वो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को बिजोलिया भेजती है दोस्तों। अब हॉलैंड जब आता है तो हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस ने किसानों के साथ एक समझौता करवाया और समझौते के अंदर क्या हुआ, 35 प्रकार के जो टैक्स हैं वो माफ़ कर दिए गए, किसानों के 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए गए। तो किस प्रकार से देख सकते हैं अपने जो कारवां है वो आगे से आगे बढ़ रहा था दोस्तों। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जिसने दिया था, सलाह दी थी, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया था। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को भेजा गया था दोस्तों। क्यों भेजा गया था, भारत सरकार ने भेजा था इसलिए क्योंकि जो आंदोलन है उसका असर बाकी चीज़ों पर पड़ रहा था दोस्तों। अब आगे यहाँ पर किसानों के साथ में समझौता होता है और 35 प्रकार के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन बिजोलिया के जो सामंत हैं वो इस समझौते को क्या कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं दोस्तों। यानी सबकी यहाँ पर अपनी अपनी तरह से मनमानी चल रही है। अब समझौता भी हो गया, कर भी माफ कर दिए, लेकिन जो बिजोलिया के सामंत हैं वो इस समझौते को मानने से मना कर देते हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है आंदोलन के तीसरे चरण की। 1923 में देखिए क्या होता है, बिजोलिया के राव का विवाह होता है। तो किसानों से वो बेगार लेना चाहते हैं, जिसपे पहले ही देखिए आंदोलन चल रहा था और बंद करने की बात कर दी गई थी। तो ठिकानेदार और किसानों के बीच में भयंकर विरोध होता है, दोनों के बीच में विरोध देखने को मिलता है। ऐसे हालात में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के बंदोबस्त के लिए ट्रेंच को भेजा। किसको भेजा था दोस्तों, ट्रेंच को बिजोलिया भेजते हैं, क्योंकि हालात वहां पर बिगड़ रहे थे। हालांकि सरकार ने भी कहा अभी इस प्रकार से बेगार नहीं लेनी है, लेकिन सामंत जो है वो मान नहीं रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार वहां पर बंदोबस्त के लिए ट्रेंच को भेजती है। ट्रेंच 1927 में बिजोलिया आता है। उसने किसी प्रकार से किसानों के साथ में समझौता करा दिया। वो आता है और एक प्रकार से बातचीत करके किसी प्रकार से एक बार उन किसानों के बीच में आपस में वो क्या करवा देता है, समझौता करवा देता है। और इसी समझौते पर विचार करने के लिए 1927 में किसान पंचायत बुलाई जाती है दोस्तों। इन किसान पंचायतों का उस समय बड़ा महत्व हुआ करता था दोस्तों। और इस पंचायत के अंदर राम नारायण चौधरी और वर्मा जी जो हैं, जो डिसीजन लिया जाता है पथिक जी पर अंतिम निर्णय छोड़ देते हैं। ये इसको निर्णय कर लीजिएगा दोस्तों। तो किसान पंचायत कब बुलाई गई थी, 1927 में। कौन कौन नेता थे इसमें, राम नारायण चौधरी थे और वर्मा जी थे। वो सारा जो अंतिम निर्णय है वो इसी पर छोड़ देते हैं दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों आगे का जो घटनाक्रम आता है, यहाँ पर कोई हमारे पास में विशेष हल तो नहीं निकलता है, लेकिन पथिक जी गिरफ्तार भी होते हैं और जेल से रिहा होकर के आते हैं उदयपुर जेल से। कौन सी जेल से रिहा होकर के? उदयपुर से रिहा होकर के आए और फुसरिया गांव से वो अपना मार्गदर्शन दे रहे थे दोस्तों। तो पथिक जी और वर्मा जी के आपसी संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं और बिगड़ने के बाद में पथिक जी जो हैं वो इस आंदोलन से 1929 में अलग हो जाते हैं दोस्तों। किस कारण से अलग हो गए? दोनों के बीच में संबंध बिगड़ने के कारण थे। अब देखिए, जो प्रधान नेता चुना जाता है आंदोलन का वो आगे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधान नेता चुन लिया जाता है। गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने जमनालाल बजाज के आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। गांधी जी किसको भेजते हैं? जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजते हैं। जमनालाल बजाज जो है इसका उत्तरदायित्व हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप देते हैं दोस्तों। बाकी बीच में छोटे मोटे घटनाक्रम है, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो जमनालाल बजाज जो है वो किसको भेजते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंप देते हैं। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता जो हैं ये मिलकर के किसानों के साथ में समझौता करवा देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी मांगे जो हैं किसानों की मान ली जाती हैं और एक प्रकार से ये आंदोलन जो है हमारा समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन हम इसे कहते हैं। इसमें कुछ और जो मुख्य बातें हैं, तिलक जो थे इन्होंने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर लिखा था। बाल गंगाधर तिलक मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने भी इनको लिखा था। तो देख सकते हैं देशव्यापी था। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, इसमें भी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपता था। तो प्रताप अखबारों का भी उस समय बड़ा महत्व हुआ करता था। मीडिया का जो स्वरूप था उस समय साफ हुआ करता था और समाचारों के माध्यम से ही जो है आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी, ये भी याद रखना है दोस्तों। तो और गणेश शंकर विद्यार्थी क्या करते थे? प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किया करते थे। प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित माना जाता है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट था। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा? पंछीड़ा गीत लिखा और इसी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया था। ये जो आंदोलन है वो राजस्थान का पहला संगठित, अहिंसात्मक, असहयोग और सबसे लंबा चलने वाला 44 वर्ष तक चलने वाला एक आंदोलन था। इस आंदोलन के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो सीताराम दास को माना जाता है और इसमें एक तुलसी भील हुआ करता था जो काफ़ी लंबे समय तक लंबी दौड़ लगा सकता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश वाहक का कार्य किया करता था। तो अब हम देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या महत्व रहा, किस लिए ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ये राजस्थान का पहली बात तो सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो यही रहेगा दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन पूछा जाए जो 44 वर्षों तक चला तो भी यही था। इससे अन्य किसान आंदोलनों को भी प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ था, वहां पर भी आंदोलन होने शुरू हो गए और बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध बन पाया था, आपस में मेल मिलाप हुआ था। राजस्थान के किसानों में राजनीतिक चेतना का सूत्रपात करने का श्रेय भी इसी को जाता है। तो ये कुछ एक महत्व है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों की दृष्टि से सारी बातें दोस्तों हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन की। बेंगू कहाँ है दोस्तों? बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है और ये भी मेवाड़ रियासत का ही प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू जागीर पहले भीलवाड़ा में हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अब देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से ये भी प्रेरित होता है और बेंगू के किसानों ने भी अत्यधिक लाग बाग जो 25 प्रकार की थी बेट बेगार लगान के विरोध में आंदोलन करने का डिसीजन लिया। जब उन्हें पता चला बिजोलिया में चल रहा है तो क्यों ना हमें भी आंदोलन करना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी आंदोलन शुरू करते हैं। बेंगू के किसान जो हैं वो 1921 में मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ये निश्चित करते हैं कि बिजोलिया की भांति ही बेंगू में भी लागबाग बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा और पथिक जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा भी पथिक जी हैं वहाँ पर बिजोलिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, तो क्यों ना हम भी उन्हें यहाँ बुलाएं और हमें भी ये लाभ मिले कि हमारी भी जो लाग बाग है वो कम हो जाए और उनको भी
छोड़ दिया जाए, तो इसके लिए हमें भी आंदोलन छेड़ना चाहिए। इसके लिए वो उसको आमंत्रित करते हैं। पथिक जी इस आंदोलन का नेतृत्व कहाँ रह करके करते हैं? अजमेर में रह करके आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, किया। लेकिन जो है बाद में जो है पथिक जी इस आंदोलन का भार किस पे डाल देते हैं? राम नारायण चौधरी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था, तो आपका आंसर होना चाहिए राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान 2 मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, जिसमें से पहली मांग थी कि फसल का कुंता नहीं कराया जाएगा। यानी देखिए, पहले तो ये था कि फसल जो खेत में कट जाती थी वो सारी एक जगह एकत्रित करने के बाद में फिर टैक्स लिया जाता था, तो वो सही था। लेकिन कुंता में खड़ी फसल का अब कितनी होगी ये हमें नहीं पता, अंदाजा लगा लिया भी इतनी होगी और इतना टैक्स तय कर दिया जाता था। तो इन्होंने कहा भी फसल का कुंता नहीं कराया जाएगा, और दूसरी की भूमि का बंदोबस्त होने के बाद में जो लगान निर्धारित किया जाएगा उतना ही दिया जाएगा। यानी भूमि का बंदोबस्त के बाद में जो हो गया उतना ही होगा, उसमें घटाया या बढ़ाया नहीं जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। शुरू घटाने की तो बात ही कहाँ थी। अब किसानों का संघर्ष चलता है। लगभग 2 वर्षों के संघर्ष के बाद ठाकुर रावत अनूप सिंह और वहां के किसानों के मध्य क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। राजस्थान सेवा संघ का इसमें अहम रोल था। तो राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया जाता है, और वहां के ठाकुर को भी क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है। यानी वो किसी के समझौते को भी मानते भी नहीं है दोस्तों। वो ठिकाने को क्या कर दिया जाता है? मुनसरमात कर दिया जाता है। यानी वहां पर ठिकाने पर एक सरकारी कर्मचारी को बैठा दिया जाता है जो वहां का कार्यभार संभालेगा, और यहाँ भेजा जाता है भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर लाला अमृतलाल को। नाम याद रख लीजिएगा, अमृतलाल जो है वो अमृत नहीं है, विषलाल ही है। ये बेंगू के मुसरिम बना दिए जाते हैं, क्योंकि ये दमन के लिए भी फेमस थे और भ्रष्टाचार किसी प्रकार से काम कर ही लेंगे। आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। ट्रेंच जो है 2-4 लागतों को छोड़ करके ये कहते हैं कि बाकी सारी लागतें जायज हैं, सिर्फ 2-4 लागत हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है। बेंगू के किसान इस ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार करने के लिए 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे होते हैं। कौन से गांव में इकट्ठे होते हैं दोस्तों? ये गांवों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। वहां ट्रेंच जो है वो उन सभी लोगों को घेर करके गोलियां चलवाता है, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक जो धाकड़ व्यक्ति थे वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों। तो रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे कौन से आंदोलन में? बेंगू किसान आंदोलन में। ट्रेंच जो है वहां पर गोलियां चलाता है, और गोलियां किस लिए थी? क्योंकि ट्रेंच ने जो मांगे, जो सुझाव दिया था उसके ऊपर विचार करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस घटना की पूरे भारत के समाचार पत्रों में निंदा की जाती है। तो मेवाड़ सरकार ने इल्जाम जो है वो यहाँ भी किसके ऊपर डाल देती है? किसानों के ऊपर ही डाल देती है कि किसान ही सामने से जो है दंगा कर रहे थे, उसी के कारण ऐसा हुआ था, जो हमें पढ़ने को मिलता है। तो मेवाड़ सरकार जो है इल्जाम सारा का सारा किस पे डाल देती है? किसानों पर डाल देती है। इससे विजय सिंह पथिक जो है काफी चिंतित होते हैं, और प्रतिबंधित होने के बाद में भी वो बेंगू पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। 10 सितंबर 1923 के पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 क्योंकि वो प्रतिबंधित थे, और राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था ना, देखिए बिजोलिया के अंदर 27 में वो रिहा होती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों? 23 के अंदर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। अब रामनारायण चौधरी जो है वो पुनः नेतृत्व संभालते हैं। कुछ समय माणिक्यलाल वर्मा ने भी वहाँ का नेतृत्व संभाला। धीरे धीरे कुछ मांगे मान ली जाती हैं, और 1925 के आसपास जाकर के बेंगू आंदोलन जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से इस आंदोलन का समापन होता है। आपको याद रखना है इसका नेतृत्व किस किस लोगों ने किया था। कई बार ऐसा मिलान करने वाला प्रश्न आ जाता है कि एक तरफ नेता है और एक तरफ आंदोलन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य आंदोलन की। तो अलवर किसान आंदोलन। अब देखिएगा, मेवाड़ और मारवाड़ के अधिकांश जो आंदोलन हुए थे वो जागीरी क्षेत्रों में हुए थे, जागीरदारों के विरुद्ध थे। लेकिन अलवर में खालसा क्षेत्रों में हुआ था। यहाँ भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति कौन सी चलती थी? इजारा पद्धति को यहाँ पर अपनाया गया था, जिसमें ये हुआ करता था कि जो अधिक बोली लगाएगा उसी को निश्चित अवधि के लिए भूमि है वो दे दी जाती थी। ये गलत पद्धति थी जो उस समय चलाई गई थी, फिर उसका टैक्स भी ज़्यादा वसूला जाता था।
अलवर रियासत में लगभग 20% भूमि जागीरदारों के अधीन थी और 80% जो है वो भूमि किसमें आती थी, खालसा में आती थी। इसलिए खालसाओं के विरुद्ध ये आंदोलन होती हैं दोस्तों। जिस पर स्थायी भू स्वामित्व के किसानों को अधिकार थे उन्हें विश्वेदारों के नाम से जाना जाता था। विश्वेदार कौन हुआ करते थे, अगर आपसे पूछे स्थायी भू स्वामित्व जो होते थे जिसपे किसानों के अधिकार थे तो इन्हें विश्वेदार के नाम से जाना जाता था। अलवर में 1876 में भूमि बंदोबस्त होता है, लेकिन वहां के नरेश मंगल सिंह जो है वो इसे स्थायी नहीं रहने देते हैं। भूमि का बंदोबस्त किया तो जाता है लेकिन वो भी स्थायी नहीं रहता है। 1922 ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक नया भूमि बंदोबस्त लागू होता है जिसमें उच्च वर्ग के किसानों को विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है। तो क्या किया गया दोस्तों, इसमें उच्च वर्ग के जो किसान थे उनकी एक विशेष स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और 1923 ईस्वी में लगान की नई दरें भी लागू कर दी जाती है। अब दरें हमेशा समस्या का कारण रहा करती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नीमू चाणा कांड की। ये इस आंदोलन का सबसे बड़ी घटना मानते हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1924 में महाराजा जय सिंह ने पुनः लगान की दरों में वृद्धि कर दी। विरोध स्वरूप 1925 ईस्वी को लगभग 800 किसान जो हैं वो नीमूचाणा गांव में बानसूर तहसील में एकत्रित होते हैं। तो आप याद रखिएगा, अलवर का है, नीमूचाणा गांव है, बानसूर तहसील में एकत्रित होते हैं। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन चल रहा था लेकिन इस पर सेना अंधाधुंध गोलियां चलाती है और इसमें सैकड़ों शहीद जो है वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो गए, सैकड़ों शहीद हो जाते हैं दोस्तों। रियासत जो अखबार है उसके अंदर इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की जाती है, तो नीमू चाणा कांड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी विभत्स और दोहरा डायरिज्म बताया था दोस्तों। जनरल डायर के संबंध में इसको बताया था दोस्तों। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरा डायरिज्म इसको बताने की संज्ञा दी थी दोस्तों। और अंततः सरकार को झुकना पड़ता है, ये धीरे धीरे आंदोलन फैलता है और एक बार आंदोलन ही रुक जाता है दोस्तों। 1921 की बात करें तो दोस्तों ये था जो अपना अलवर किसान आंदोलन है वो यहीं तक रहता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 1921 की एक और घटना को यहाँ पर लिखा गया है कि महाराजा जय सिंह जो थे जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब चूंकि जो किसान हैं वहाँ के नाराज हो जाते हैं क्योंकि सूअर जो हैं वो उनकी फसल को खराब कर देते थे। ये शिकार के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, फसल को खराब कर देते थे। तो सूअरों की समस्या से निजात पाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था और अंततः सरकार को सूअर मारने की जो मंजूरी है वो देनी ही पड़ती है दोस्तों। तो ये भी अलवर से ही संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेव किसान आंदोलन की। अलवर रियासत के जो मेव थे उन्होंने 1932 में आंदोलन प्रारंभ किया। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में। 1932 में अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संस्था ने कुछ मांगे अलवर के दरबार में प्रस्तुत की, जैसे उर्दू शिक्षा का प्रसार हो, मस्जिदों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करना हो और मुसलमान के लिए पृथक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। इस प्रकार की जो है मांगे उनकी थी। अक्टूबर 1932 में अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक शिफ्ट मंडल जो है वो वायसराय से शिमला में मिलता है और अलवर के मुसलमानों की मांगों को प्रस्तुत करता है। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है, इन मांगों में लगान में कमी, चुंगी कर और चारागाह कर में कमी की मांगे भी शामिल और कर दी जाती हैं। ये मांगे भी और इसमें बढ़ा दी जाती हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों तिजारा कांड की अपनी बात कर लेते हैं। 1933 में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और अंग्रेजी सेना अलवर पहुंचती है। इन दंगों की आड़ में देखिएगा जो जय सिंह थे, जो प्रगतिशील महाराजा जय सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है और मेवों को अनेक सुविधाओं के साथ लगान में भी छूट प्रदान की जाती है, जिसे हम तिजारा दंगों के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आंदोलन आगे से खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। ये भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। बिजोलिया और बूंदी के किसानों के समान ही बूंदी राज्य में भी लगभग 25 प्रकार के लाग बाग जो है वो जमींदारों को देनी पड़ती थी। राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है और 1922 में बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में, ये बरड़ वाला बूंदी में है, ये बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बरड़ क्षेत्र में जो है किसान आंदोलन शुरू करते हैं। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हैं रामनारायण चौधरी के कहने पर संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथ में नेतृत्व सौंपा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे नैनूराम शर्मा। जून 1922 में बूंदी सरकार जो है कुछ रियायतें देती हैं जिससे
किसान अस्वीकार कर देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब होता है डाबी कांड, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2 अप्रैल 1923 को किसानों की डाबी नामक स्थान पर सभा होती है। इस सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, पुलिस थानेदार कल्याण सिंह और डाबी के हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में वहां चल रही सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई जाती हैं दोस्तों, जिसे हम डाबी कांड के नाम से जानते हैं। और इस कांड में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा था अर्जी, ये आपको याद रखना है। इस घटना की निंदा के बाद में हालांकि कुछ रियायतें दी जाती हैं, इनसे किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। अब मार्गदर्शन नहीं था तो फिर आंदोलन चलता कैसे, और धीरे धीरे जो है 1923 तक के अंत तक आते आते बिना कोई विशेष परिणाम के ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1924 में पंडित नैनूराम को भी रिहा कर दिया जाता है। इस आंदोलन की जो मुख्य बात थी, अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कि इसमें महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो नित्यानंद के द्वारा किया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं भरतपुर में आंदोलन के विषय में। भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना से जन जागृति फैली। तो जन जागृति किसकी स्थापना से, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना से। भरतपुर में 1931 में नया बंदोबस्त लागू हुआ था, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी, बढ़ा दिया गया भू राजस्व। 1933 में यहाँ के किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ की सरकार ने इस आंदोलन को सफल होने नहीं दिया, उसका दमन कर दिया गया था दोस्तों। फिर हम देखते हैं जाट किसान आंदोलन के विषय में। ये जो आंदोलन है वो देखिए वैसे तो बिजोलिया से पहले का ही है। 22 जून 1880 को मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़ में हजारों जाट किसानों ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था का महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में विरोध किया था दोस्तों, लेकिन ये संगठित नहीं था, इसलिए हम उसको संगठित किसान आंदोलन के रूप में सबसे पहला बिजोलिया को ही देखते हैं दोस्तों। जुलाई माह के अंत में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दूध व खारा आंदोलन बीकानेर रियासत का ही है। दूध व खारा और कांगड़ा गांव जो है वर्तमान में चूरू जिले में है। इनके किसानों ने जागीरदार के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में कहाँ है। 1945 में आंदोलन को किसान हनुमान सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। जोधपुर में आंदोलन की बात करें तो सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे चांदमल सुराणा। उन्होंने मारवाड़ में सन 1920-21 में तोल आंदोलन शुरू किया था, जो था 100 तोले का एक शेर हुआ करता था, जिसे सरकार 80 तोले का कर रही थी, जिसका विरोध ये लोग करते हैं और लास्ट में 100 तोले का ही कर दिया जाता है वापस। चांदमल सुराणा ने कुछ जोशीले युवकों के सहयोग से मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। कौन से संघ की, मारवाड़ सेवा संघ की। किसने की थी दोस्तों, चांदमल सुराणा ने। कब की थी, 1920 में। दोनों तीनों प्रश्न अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ हितकारिणी बाद में ये इसी में कन्वर्ट होती है दोस्तों। मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे चांदमल सुराणा और मंत्री किशन लाल बाफना थे। संस्था के कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ता की बात करें, प्रताप चंद सोनी थे, एडवोकेट शिवकरण। ये 2-3 नाम है, याद रहें तो ठीक है, वरना टेंशन मत लेना दोस्तों। लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जय नारायण व्यास भी शामिल हैं दोस्तों। बड़े बड़े सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन। ये भी काफ़ी बड़ा आंदोलन था दोस्तों। रामनारायण चौधरी ने सीकर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और किसानों की समस्याओं को लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड में प्रकाशित करवाने का कार्य किया। आंदोलन के कारण क्या थे, वही अत्यधिक लागतें थी, लगान में वृद्धि और साथ ही साथ बेगार थी। बेगार का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसके बदले पैसा नहीं दिया जाता। रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ही 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किसानों से समस्याएं पूछी गई थी दोस्तों, हल नहीं हुई है, पूछी गई हैं, यानी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था दोस्तों। 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया जाता है। 1934 में जाटों में जन जागृति लाने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका नाम सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ रखा गया दोस्तों। इसमें 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया था। अब है जो इम्पोर्टेंट घटना है यहाँ की, बहुत पूछा जाता है, कटरातल सभा। शेखावाटी के ही सिहोट के ठाकुर के द्वारा बोसाना गांव के जाट महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। बहुत ही निंदनीय व्यवहार था वो, जिसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में विशाल सम्मेलन होता है, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों। ये किशोरी देवी का नाम याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कटराथल
सभा के रूप में हम इसे जानते हैं। फिर आता है जयसिंहपुरा कांड। ये 21 जून 1934 की घटना है। जब देखिए क्या हुआ, डूंडलोड के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा के गांव में खेतों पर कार्य कर रहे किसानों को घेरकर गोलियां चलाई। अब देखिएगा, किसान तो खेतों पर काम कर रहे थे लेकिन गोलियां चलाते हैं। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें किसानों को ऐसी जीत मिली कि ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हो गई। तो ये एक अलग सी घटना है दोस्तों, इसलिए ये कांड हमारा थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। खुड़ी कांड में देखिएगा क्या हुआ, 25 मार्च 1935 को ठाकुरों द्वारा किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर तोरण मारने से रोक लिया जाता है, जिसके विरोध में किया जाता है। किसान उसके अत्याचारों का विरोध करते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकलता है और कैप्टन वेग जो है जिनको संभालने के लिए भेजा गया था वो लाठी चार्ज करवाते हैं, जिसमें 4 किसान मारे जाते हैं और लगभग 100 किसान घायल हो जाते हैं, जिसे खुड़ी कांड के रूप में हम जानते हैं। फिर देखिए कुद्दन हत्याकांड जो था, इसमें क्या होता है, कुद्दन कांड में कैप्टन वेब को नियंत्रण के लिए भेजा जाता है लेकिन वो हर तरफ से असफल हो जाते हैं। तो वो खींच करके गुस्से में आकर के कुद्दन गांव में लूटपाट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। बड़ा ही बुरा हाल वहां की जनता का किया जाता है। वेब ने बाद में गोठरा और पलथाना में भी लूटपाट करती है, महिलाओं से बहुत बुरा यानी दुर्व्यवहार वो करता है दोस्तों। इसके विरोध में पूरे भारत के अंदर 1935 में 26 मई को सीकर दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रचार अमृतलाल सेठ ने गुजराती समाचार पत्र जन्मभूमि के माध्यम से किया। ये नाम अखबार का और ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 1935 के बाद में धीरे धीरे अत्याचार जो है वो समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से इस आंदोलन की भी समाप्ति हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन की। बीकानेर राज्य में सामाजिक चेतना की लहर पैदा करने का जो श्रेय है वो सुप्रसिद्ध कन्हैया लाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास को जाता है। उन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया था। अगर आपसे पूछा जाए सर्वहितकारिणी जो सभा है उसका गठन किसने किया था, वो तो कन्हैया लाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास के द्वारा किया गया था। सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी दोस्तों। चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास ने 26 जनवरी 1930 को चूरू में सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया और फहराकर बीकानेर राज्य में तहलका मचा दिया दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है धर्मस्तूप कहाँ है दोस्तों, तो चूरू में है, जिस पर तिरंगा फहराने का काम किया था चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास ने, जिसमें काफ़ी तहलका मच गया था दोस्तों। फिर हम बात करते हैं बीकानेर षड्यंत्र की। तो बीकानेर षड्यंत्र के अंतर्गत ही चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ, गोपाल दास, बद्री प्रसाद, प्यारेलाल सारस्वत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन अभियुक्तों को सेशन जज ब्रज किशोर चतुर्वेदी के अदालत में राजद्रोह का मुकदमा प्रारंभ किया जाता है। झंडा फहरा दिया तो उनके ऊपर षड्यंत्र अभियोग हो गया। देखो झंडा फहराने का काम क्या हुआ, तिरंगा फहराया था इन्होंने, बीकानेर राज्य में तहलका मच गया और इनके ऊपर जो है वो राजद्रोह का केस चला दिया गया था दोस्तों। बीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील श्री रघुवर दयाल और उनकी साथी मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर में षड्यंत्र केस में अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने का कार्य किया था दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं धौलपुर किसान आंदोलन की। वो उतना ही है दोस्तों, उतनी ही जो जरूरी बातें थी वो हमने कर ली हैं। धौलपुर में जन जागृति के अग्रदूत माने जाते हैं यमुना प्रसाद वर्मा। इन्होंने 1910 में आचार सुधारिणी सभा का गठन किया था और धौलपुर के जवानों को समाज सेवा की ओर आकर्षित किया। कौन सी सभा है आचार सुधारिणी सभा, किसने गठित की, ये गठित की थी यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। 1911 के अंदर दोस्तों धौलपुर में यमुना प्रसाद वर्मा ने आर्य समाज की भी स्थापना की। इसमें उनके साथ थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदु, विष्णु वैद्य है। इन सभी ने मिलकर के 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इसमें मातृभाषा हिंदी का बड़ा प्रचार हुआ था दोस्तों। हम ये अन्य आंदोलन की बात करें, यहाँ पर विशेषतः किसानों से कोई ज़्यादा संबंधित ये नहीं था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए धौलपुर में आंदोलन तो हम इसी के विषय में बात करते हैं। करौली में आंदोलन की बात करें, करौली राज्य में 1927 में कुंवर मदन सिंह आए और बेगार प्रथा को समाप्त करने और फसल की रक्षा के लिए सूरों को मारने की इजाज़त से संबंधित और उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन करते हैं दोस्तों। तो ये आंदोलन हुआ था करौली के अंदर मदन सिंह के द्वारा। कुंवर मदन सिंह अपनी पत्नी सहित कुछ दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठते हैं और मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में हैजे के कारण कुंवर मदन सिंह की मृत्यु हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बात की किसान आंदोलन के विषय में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों कुछ और रहेगा तो हम उनको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देख लेंगे। इस क्लास की PDF आपको रेगुलर मिल ही रही है, इसकी भी मिल ही जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि रीड का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।